हाय एवरीवन, दिस इज़ आकांक्षा। दिस इज़ अमन। और हमारा अभी रिसेंटली HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है इन कॉलेज कैडर। तो ये वीडियो होने वाली है कि क्या पेपर का लेवल था, कौन से चैलेंजेस आए हैं, हमने फेस किए हैं, टाइम मैनेजमेंट का क्या इशू रहा। सो वी आर गोना टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम एक कॉम्बिनेशन पेपर हम इसको बोल सकते हैं, जिसमें आपका ग्रेजुएशन था, मास्टर्स था, आपका गेट नेट भी लेवल था, नेट था और गेट लेवल इंक्लूडेड था। तो वो एक समीशन था सब लेवल्स का, उसमें हर लेवल और से आप पेपर। ऐसा नहीं कर सकते कि जो आपको सिलेबस दिया गया है उसमें से आप कुछ पोर्शन छोड़ दो, क्योंकि हर पोर्शन में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, आप किसी भी पोर्शन को नहीं छोड़ सकते थे, सब में से क्वेश्चंस आ रहे थे। और वो एक इजी टू टफ लेवल बोलेंगे हम इसको, मॉडरेट लेवल का पेपर नहीं बोल सकते थे। सो प्रीलिम्स में जो पर्सनली मेरे को भी प्रॉब्लम हुई वो था टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि वहाँ आपको हर क्वेश्चंस के लिए चारों के चारों ऑप्शंस देखने पड़ रहे थे। ऐसा नहीं था आप डायरेक्ट टिक कर रहे थे उस क्वेश्चन को। चारों क्वेश्चन को देखो, चारों ऑप्शंस को देखो और उसके बाद हर एक ऑप्शन को एनालाइज करना, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था। टाइम बिल्कुल हो रहा था और लेवल भी कई क्वेश्चंस के बहुत अच्छे थे, जो एक चैलेंज था कि उस टाइम फ्रेम के अंदर हमें सब क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना वॉज अ टास्क। सेकेंड थिंग अगर हम कहें मेंस के बारे में, तो वो एक ऐसा पेपर था जो आपके कॉन्सेप्ट्स चेक कर रहा था। जो हम यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ते हैं वो जस्ट होता है एक रेक्टाफिकेशंस, हम जस्ट डेरिवेशंस को याद करते हैं या फिर न्यूमेरिकल आ जाता है, वो इजी लेवल तक होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल लेवल नहीं होता। पर इस एग्ज़ाम में वैसा बिल्कुल भी नहीं था, वो सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स चेक कर रहे थे वहाँ पे। सिंगल क्वेश्चन वॉज नॉट डायरेक्ट, हर एक क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट चेक कर रहा था। एक ही क्वेश्चन में क्या पता आपको 2 से 3 कॉन्सेप्ट्स लगाने पड़ रहे हों, डायरेक्ट आपको नहीं पता चल रहा था कि हाँ हमसे ये पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन में। एक आध क्वेश्चन था जैसे कि CO2 का फेज डायग्राम आ गया, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। उसके अंदर भी कुछ सुपर क्रिटिकल CO2 की बात कही गई थी, तो ऐसा नहीं कह सकते हम कि एक कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट था। हम केमिस्ट्री में क्या करते हैं, हम स्पाइनल्स हैं वो हम रटते हैं, जस्ट ट्रिक से करते हैं, पर उन्होंने उसी को हमसे एक्सप्लेन करवा लिया कि बताओ ये कैसे होएगा और कुछ किस कंडीशन में क्या चेंज आएगा। तो इसमें ऐसा था कि हर क्वेश्चन के साथ आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको नहीं पता होगा या फिर जिसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए होगी इसमें। तो जो भी बच्चे अपने ग्रेजुएशन में हैं, मास्टर्स में हैं, वो प्लीज़ जाके एक बार क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देखें कि आपको अगर प्रिपेयर करना है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो आपको किस लेवल की तैयारी उसमें चाहिएगी। अब जस्ट रट्टाफिकेशन मत करिए, ट्रिक पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करिए, वो आपको नेट और गेट तक कुछ हेल्पफुल रहेंगी। पर अगर आपको ऐसा पेपर कुछ क्रैक करना है, एग्ज़ाम करना है, तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। उसमें टोटल 15 क्वेश्चन थे, 10 नंबर फॉर ईच क्वेश्चन, और एवरेज जो था वो 9 to 10, 8, 9, 10 इतना ही बच्चों ने अटेम्प्ट कर पाए थे। और उसमें जो ऑर्गेनिक का लेवल था वो भी बहुत अच्छा खासा था। और अगर हम पेपर का एनालिसिस करें तो ऑर्गेनिक ही एक ऐसा था पोर्शन जो कि काफ़ी लोगों को आया, और ये लगा सकते हैं कि जिसकी ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन थी वो काफ़ी कुछ अच्छा कर पाए इस पेपर में। क्योंकि फिजिकल तो हर किसी के लिए ही डिफ़िकल्ट हो रही थी। न्यूमेरिकल्स कुछ इस लेवल के आए हुए थे जो कि ना तो फिजिकल वाला कर पा रहा था, ना ही कोई और कर पा रहा था। मैं अगर अपने पर्सनल पॉइंट्स आपको बताऊं, मेरा भी अगर मुझे लग रहा है कि सिलेक्शन हुआ है वो ऑर्गेनिक की वजह से ही हुआ है, क्योंकि मेरा ऑर्गेनिक पोर्शन स्ट्रॉन्ग था। इनऑर्गेनिक वाज ओके, पर फिजिकल वो सबके लिए ही मुश्किल था। अगर किसी का ऑर्गेनिक वीक था इस एग्ज़ाम में तो बहुत चांसेस थे कि वो आउट हो गया था उधर उस स्टेप से। और अगर हम इंटरव्यू के बाद इसकी बात करें, इंटरव्यू में भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए आपको डिस्कशन करना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप लाइब्रेरी में बैठ गए और खुद से ही क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हो। आपको डिस्कशन करने से आपकी अच्छी प्रिपरेशन होगी। आप अपना एक ग्रुप बनाइए, आप उसमें रेगुलर बेसिस पे डिस्कशन करिए, बिकॉज इंटरव्यू होता ही हमारा पर्सनालिटी टेस्ट है। तो उस आप किस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, कैसे आप जवाब दे रहे हैं उन क्वेश्चंस के, या फिर कैसा आप सोच पा रहे हैं उस क्वेश्चन के लिए। क्योंकि जो इंटरव्यू था उसमें हमसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, उससे आपका जो
स्टेट है, स्टेट जीके भी पूछा गया है, हरियाणा जीके इसमें पूछी गई थी, और उसके अलावा आपका जो सब्जेक्ट था वो भी हमसे पूछा गया। उन्होंने मेरा जो इंटरव्यू चला है वो प्रॉपर बोर्ड पे चला है। 12 से 15 मिनट जो था ड्यूरेशन उसका था, तो जो कंप्लीट था मेरा इंटरव्यू जो था वो बोर्ड पे ही था। और बोर्ड से ही आपको कुछ क्वेश्चंस वो दे देंगे, या फिर कुछ नॉर्मल क्वेश्चन वो पूछना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे कि आप जैसे बोर्ड पे खड़े हो तो आप उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट या बातचीत नहीं कर पाएंगे उन क्वेश्चंस को लेकर जो वो नॉर्मली आपसे पूछ रहे हैं। ऐसे बिल्कुल ऐसा हो रहा था। वो आपको जाते ही मेरे केस में हुआ है कि जाते ही मेरे को उन्होंने एक टॉपिक दिया पढ़ाने के लिए। जैसे ही मैंने वो बीच में थोड़ा पढ़ाया, उसके बाद बीच में उन्होंने मेरे को रोका, उन्होंने मेरे से दूसरा टॉपिक वहीं से स्टार्ट कर दिया कि अच्छा आप ये बता दिए हैं, अब हमें ये वाला टॉपिक अब पढ़ाओ। उसके बाद है वो हम जो उधर 4 मेंबर होते हैं, एक मेंबर होता है वो HPSC का होता है, वो आपसे हरियाणा जीके के बारे में पूछ रहा था। बाकी जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे वो आपसे टर्न बाय टर्न अपने क्वेश्चंस पूछ रहे थे। या फिर अगर आपकी PhD है तो वो ये ज़रूर पूछेंगे कि आप PhD क्यों कर रहे हो, या फिर आप क्या करना चाहते हो, इससे आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो आप बिल्कुल प्रिपेयर रहिए, हर एक स्टेप के लिए प्रिपेयर रहिए। आपकी जो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट वो आपसे ये भी पूछ रहे थे कि आपने ये एग्ज़ाम ही क्यों फील किया है, या आप ये जॉब ही क्यों करना चाहते हो। आप अपने कॉन्सेप्ट्स में क्लियरिटी रखिए कि आपको ये जॉब क्यों चाहिए है। ऑल्दो वी नो द रीज़न, पर आप फिर भी उनके लिए एक reason और वो रखिए। क्वेश्चन कुछ ऐसे सीधा फ्रेम नहीं करते कि आपको ये क्यों करना है। पहले वो आपसे ये पूछेंगे कि कुछ और जॉब्स के बारे में बताइए, गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जो आपके ही फील्ड से रिलेटेड है। तो आप बता दोगे कि हाँ ये जॉब्स है। उसके बाद वो कहेंगे कि हाँ फिर आप इसी के लिए ही क्यों जाना चाहते हो, इसी जॉब में ही ऐसा क्या है। तो वो आपको क्वेश्चंस अच्छे से करने पड़ेंगे और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कीजिए। अगर वो कन्विंस नहीं होते तो पता चल जाता है, वैसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर देते हैं। अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं आ रही तो आप मान लीजिए कि हाँ वो कन्विंस्ड है। अगर आपको एक और सजेशन, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप उनको उलझाइए मत, घुमाइए मत, आप डायरेक्ट उनको हम्बली सॉरी बोलें। वो समझ जाते हैं क्योंकि वो बोलते हैं हमें कि वो हमें जज नहीं कर रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट नॉलेज वो पहले ही देख चुके हैं। वो बस हमारा पर्सनैलिटी देख रहे हैं, कैसे हम इंसान हैं, कैसे हम अपने आप को सिचुएशंस में रख पाएंगे। और मान लो कि बच्चा हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम उसको कुछ घुमाए ना, बस ऐसा वो देखने की कोशिश करते हैं। और थिंग इज़ वो आपके सिलेक्शन के लिए बैठे हैं। बिल्कुल भी डिप्रेशन वहाँ जाके फील मत करिए, क्योंकि कई बच्चे थे जो रोना स्टार्ट उन्होंने वहाँ पे कर दिया था। बिल्कुल भी स्ट्रेस मत होइए, आपके सिलेक्शन के लिए है। एंड और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ये लगेगा कि मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ तो आपके नंबर कम हो, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आपका इंटरव्यू बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया तो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा। तो ये कुछ क्राइटेरिया है। ऐसा कुछ होता है कि जो सामने वाला देखना चाहता है, जो इंटरव्यू देखना चाहता है, वो हम उसको कितना दिखा पाए हैं, हम उसको कितना कन्विंस कर पाए हैं, या फिर हमारी कितनी नॉलेज है जो हम उसके सामने रख पाए हैं। That is more important. So that's all from our side. Wish you all the very best. और आपको इंटरव्यू पे कोई और भी वीडियो चाहिए हो तो Please let us let us know. know. Tada.